सबसे पहला इशू जो है जो आईपीई में डिस्कस होता है वो डिस्कस होता है कि एग्जैक्ट नेचर क्या है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की। ठीक है, और इस एग्जैक्ट नेचर को लेके जो एक थीरी है उसको कहते हैं हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थीरी। ये हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थीरी हमें क्या बताती है? ठीक है, हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी बेसिकली इस रिकग्निशन का नाम है कि आपकी स्टेबिलिटी के लिए इंटरनेशनल सिस्टम की आपके इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए किसी हेजमॉन का होना ज़रूरी है। हेजमॉन की एब्सेंस में ये सिस्टम काम नहीं करते। यानी इस सिस्टम को किसी ने स्टेबल रखा हुआ है, स्टेबिलिटी, तो वो हेजमॉन ने रखा हुआ है। तो हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी जो है ये तीनों जो हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े, मर्केंटलिज्म के, लिबरल इकोनॉमिक्स के, मार्क्सिस्ट के, तीनों इसके साथ कोई कोई लिंक उनका है। ओरिजिनली जो हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है ये आईआर में ओरिजिनेट नहीं हुई, ये इकोनॉमिक्स में ओरिजिनेट हुई है। इकोनॉमिक्स में ओरिजिनेट हुई है और बेसिकली जो रिसर्च हो रही थी, जिस चीज़ को समझने की कोशिश की जा रही थी इकोनॉमिक्स में, वो ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि 1930s में जो कोलैप्स हुआ था वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो क्यों हुआ था। तो जो रिसर्च थी वो इस चीज़ पे थी कि ये 1930s में जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका कोलैप्स क्यों हुआ। तो उसमें जो एक हाइपोथेसिस दिया गया वो ये था कि इकोनॉमिक सिस्टम का कोलैप्स इसलिए हुआ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड स्केल पे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्केल पे कोई भी हेजमॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एक ऐसा हेजमान जो इस सारे सिस्टम को ओवरलुक कर रहा हो, जो इस सारे सिस्टम को टेक केयर कर रहा हो, जो इस सारे सिस्टम का ख्याल रख रहा हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड चल रही थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो उस तरह से वजूद में नहीं आई हुई थी अभी। तो जो भी लॉज थे, जो भी पॉलिसीज़ थी, जो भी उस वक़्त के इंस्टीट्यूशंस थे, उनको बैकअप कोई नहीं कर रहा था, उनके पीछे कोई फोर्स नहीं खड़ी थी। ठीक है, तो एक बड़ी वजह ये सामने आई कि जिस वक़्त आपके जो इकोनॉमिक ट्रेड इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रिजीम्स होते हैं, उनके पीछे अगर कोई फोर्स ना खड़ी हुई हो, कोई चीज़ उसको सपोर्ट ना कर रही हो, तो वो जिस वक़्त क्राइसिस आते हैं उस वक़्त वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक? तो वहाँ से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि वर्ल्ड इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए एक हेजमान का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जिस वक्त इकोनॉमिक्स में ये थ्योरी आई तो जिस सेंस में हम हेजमॉन यूज़ करते हैं वो क्योंकि आईआर के स्कॉलर नहीं थे, इकोनॉमिक्स के स्कॉलर नहीं थे, तो उनने इतना हेजमान को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, जिस तरह हम जाके करते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड में यूनिपोलैरिटी है या हेजमॉन है, यूनिपोलैरिटी और हेजमॉन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमने कहा ना जो रियलिस्ट हैं उनका एक रिसर्च एजेंडा ये भी है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड में जो इस वक्त जो एग्जिस्ट कर रही है या कोल्ड वार के बाद जो एग्जिस्ट कर रही थी उसको डिफ़ाइन करना। ठीक है, उसमें मज़ीद जो है ये कंडीशंस देखना कि यूनिपोलर वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर कैसे काम करता है या कर सकता है, या कोई हेजमॉन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, अगर हेजमान और एनआरकी साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ये सारी आईआर की डिबेट्स थी। जो इकोनॉमिक्स वालों ने हमें सिंपल ये बताया कि एक हेजमान, एक बहुत बड़ी पावरफुल स्टेट, अगर वो किसी सिस्टम के पीछे नहीं खड़ी तो वो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। तो ये एक तरह से अगर आप इसे देखें तो ये जो हमारे मर्केंटलिस्ट थे ये उनका व्यू था, जिनका ये कहना था कि पॉलिटिकल पावर जो है वो डोमिनेट होती है इकोनॉमिक पावर पे।
हमने मर्केंटलिज्म में शुरू में पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि उनका व्यू यही है कि पॉलिटिकल पावर वो टेक्स प्रेसिडेंस ओवर इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक एक्टिविटी जितनी भी होती है वो बेसिकली पॉलिटिकल अथॉरिटी के नीचे होती है और उसको बेनिफिट करने के लिए होती है। तो जिस वक्त ये थ्योरी सामने आई तो मर्केंटलिस्ट जो थे वो उनने कहा कि हाँ यही तो हम कह रहे हैं और आप समझ नहीं रहे कि पॉलिटिकल पावर जो होती है वो ज़रूरी होती है। तो ये हेजमॉन जो है ये वो पॉलिटिकल पावर है, यानी पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइसिव है। हम ये समझने की कोशिश करें ना कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है, दोनों में से कौन सा जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा जो है सबसर्विएंट है, ठीक है, कौन किसको कॉज कर रहा है, कौन किसको डिटरमिन कर रहा है। तो मर्केंटलिस्ट का व्यू ये था कि पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है वो डिटरमिन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो हमेशा पॉलिटिकल पावर को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ होती है। तो हेजमोनिक स्टेबिलिटी ने हमें एक पर्सपेक्टिव ये दिया कि मर्केंटलिस्ट जो है व्यू वो किसी हद तक ठीक है कि इकोनॉमिक जो सिस्टम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, उसके पीछे जिस वक्त कोई हेजमान या जिस वक्त कोई पॉलिटिकल पावर नहीं खड़ी हुई भी होती वो सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ये इसका मर्केंटलिस्ट जो है वो वर्जन है। फिर इसका जो है वो एक लिबरल वर्जन भी है। जैसे मैंने कहा कि एक थ्योरी ओरिजिनली पॉलिटिक्स से नहीं आई, आईआर से नहीं आई, इकोनॉमिक्स से आई हुई है और बाकी सब ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं। तो इसका जो एक वर्जन है वो ये कहता है कि ठीक है, जो लिबरल वर्जन है कि एक हेजमॉन नेसेसरी होता है, लेकिन वो हेजमॉन लाजमी नहीं है कि वो इवल हो। यानी हेजेमनी ट्रांसलेट नहीं होती कंप्लीट जो है वो अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर में, कंप्लीट डिक्टेटरशिप में, कंप्लीट जो है वो इवल पावर में। जो हेजमान होता है वो बेसिकली सबके इंटरेस्ट जो होते हैं उनको लुक आफ्टर करता है। जो वर्ल्ड इकॉनमी है उसमें सिर्फ हेजमान का इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम इसे रफली कहें कि हेजमान यूएस है और वो वर्ल्ड इकॉनमी के पीछे खड़ा हुआ है, इंटरनेशनल इकॉनमी के पीछे, तो उसमें सिर्फ यूएस का इंटरेस्ट नहीं है। फ्री ट्रेड जब आप करते हो, आपका मुल्क करता है, कोई भी मुल्क करता है, उसका बेनिफिट होता है। तो आपको जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम था जिसमें सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशंस इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए थे कि दोबारा ऐसा ना हो कि वर्ल्ड इकॉनमी जो है वो कोलैप्स करे क्योंकि उसमें कोई रूल्स एग्जिस्ट ना कर रहे हों, कोई इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट ना कर रहे हों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ पे जो है कोई हेजमान ना हो। तो लिबरल जो हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हेजमान नेसेसरी है, ज़रूरी है, लेकिन हेजमान जो है वो इवल नहीं है। यानी जैसे मर्केंटलिस्ट कहते हैं कि जो हेजमान है, पॉलिटिकल पावर है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो दरअसल उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये सब इंटरनेशनल सिस्टम यूएस को स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर इसमें एक और वर्जन है लिबरल्स का जो ये कहता है कि ये तो हो गया गिल्पिन का, रॉबर्ट गिल्पिन का। फिर जो हमारे नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट हैं, रॉबर्ट क्योहेन, लिबरलिज्म में हमने लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म पढ़ा था और हमने ये देखा था कि इंस्टीट्यूशंस क्यों ज़रूरी होते हैं। वो कोऑपरेशन, वो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो अगर जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट है वो कहते हैं कि अगर ये हेजमान जो है ये डिक्लाइन भी हो जाए, ये ख़त्म भी हो जाए, ठीक, तो तब भी अब इंटरनेशनल इकॉनमी जो है वो सस्टेन करेगी।
वो सस्टेन क्यों करेगी? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वजूद में आ गए। हमारे पास IMF आ गया है, हमारे पास वर्ल्ड बैंक आ गया है, हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गई है, हमारे पास बाकी इंटरनेशनल ट्रेड के रूल्स रिजीम्स हमारे पास मौजूद हैं। तो बेशक हेजमान जो है वो डिक्लाइन कर जाए, वो ख़त्म हो जाए अब, ठीक है, अब ना रहे, वो इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करेंगे, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। तो जिस वक्त सिस्टम सेट हो रहा होता है उस वक्त हेजमान की ज़रूरत होती है। जिस वक्त इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, हेजमान आके रूल्स रेगुलेशंस बना लेता है, फिर नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहते हैं कि अब जो है वो हमें इतना ख़तरा नहीं है कि US हेजेमनी जो है वो डिक्लाइन हो जाए या वो रहे ही ना, इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद हैं। इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं, एक दफ़ा इंस्टीट्यूशंस बन गए, अब हेजेमनी कायम रहती है नहीं रहती, ये इलादा बात है। और ये हमें ले जाती है थर्ड डिबेट की तरफ कि US हेजेमनी या हेजमान जो है वो अभी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। कि अभी भी ये जो प्रेजेंट डे वर्ल्ड है इसमें जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पीछे एक हेजमोनिक पावर खड़ी है या नहीं खड़ी। जैसे आप लोग डिवाइडेड हो, ऐसे स्कॉलर्स भी डिवाइडेड हैं, ठीक है, और वो भी रफली इन्हीं दो चीज़ों में डिवाइडेड है, यस में और नो में, ठीक है। कुछ लोग जो हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि 1950s 60s 70s तक तो US हेजेमनी वाज़िया तौर पर नज़र आ रही थी, जिस वक्त दुनिया में इकनॉमिकली सिर्फ US जो था वो एक लीडिंग पावर था। लेकिन 70s के बाद यूरोप और जापान और बाकी कंट्रीज जो थी उनने भी आके कैचअप कर लिया US को, वो भी ट्रेड में इकॉनमी में काफ़ी स्ट्रांग हो गई। तो अब सिर्फ US जो है वो हेजमॉन नहीं है। और अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें, स्पेशली जो लास्ट US के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो पॉलिसीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर रही थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली है कि ऑटोमेटिकली पावरफुल होने से हेजमॉन नहीं बन जाता कोई, कि अगर कोई स्टेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो ऑटोमेटिकली हेजेमनी एज्यूम कर लेगी, आके तख्त पे बैठ जाएगी। 1930s में भी US सबसे ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन उस वक़्त वो हेजमोनिक पोजीशन पे नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी विलिंगनेस नहीं थी, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ कैपेबिलिटी होना, कि आप कैपेबल हो, कि आपके पास पावर है, ठीक, वो इनफ नहीं है। इस पावर के साथ विलिंगनेस होना भी इनफ है, कि आप विलिंग हो या नहीं ये पोजीशन एज्यूम करने के लिए। तो 1944 के बाद जब से ब्रेटन वुड्स रिजीम जो है वो वजूद में आई, ये इंस्टीट्यूशंस वजूद में आए, तब से लेके 70s तक US जो था वो विलिंग था। बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप के आने तक वो विलिंग था। जिस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप आया तो अगर आपको काफ़ी सारी बातों में से ये चीज़ भी उसकी नज़र आई हो, स्टेट में नज़र आई हो, कि इंटरनेशनल ट्रेड को इस तरह से ट्रंप के इरा में फेवर नहीं किया गया। यानी उसका सबसे बड़ा आर्गूमेंट ये था कि हम चाइना के साथ क्यों ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हमें इस ट्रेड में डेफिसिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चाइना को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा गेन चाइना कर रहा है इस ट्रेड में। या फिर हम किसी दूसरे मुल्क के साथ, मैक्सिको के साथ या कनाडा के साथ क्यों अनफेवरेबल कंडीशंस पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ जो उसने की थी कि टैरिफ्स, टैक्स ये लगाए
फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से उसने जो है वो विड्रा करने की जो है वो स्कीम बनाई। तो ये सारी चीज़ें इस विलिंगनेस की तरफ इशारा कर रही थी कि अब जो यूएस लीडरशिप है वो इतनी विलिंग नहीं है। कैपेबिलिटी अभी भी है उसके पास, लेकिन विलिंगनेस नहीं है कि वो अब अपने आप को इस सिस्टम के पीछे एज अ हेजमान नहीं देखी। यानी हमने कहा हेजमान, जैसे लिबरल्स कहते हैं कि वो सिर्फ यूएस का फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ उस पॉलिटिकल पावर का फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो कलेक्टिव गुड है। ठीक है, और वो कलेक्टिव गुड आपको पिछले 20, 30, 40, 50 साल से, जब से ये इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश है, नज़र आ रहा कि जितने भी कंट्रीज थे जिनने ट्रेड किया उन्हें बेनिफिट किया। चाइना उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। ठीक है, कि इस ट्रेड से अगर बेनिफिट होता सिर्फ यूएस को, तो जो पोजीशन आज, जो पावर आज चाइना ने एक्वायर किया वो नहीं कर सकता था। चाइना अगर सोलली इस मकाम पे पहुंचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप है उसकी वजह से पहुंचा है, कि उसको मेंबरशिप दी गई है कि आप आके ट्रेड कर सकते हो बाकी कंट्रीज के साथ। तो उसने ट्रेड से जो बेनिफिट किया है वो सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जो इन कंट्रीज के साथ ने मोस्टली ट्रेड की है, यहीं से उसने बेनिफिट किया। तो ये सिस्टम जो है, जो हेजमान होता है, जो इस सारे इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम के पीछे खड़ा होता है। लिबरल्स का व्यू भी किसी हद तक ठीक है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक इवल पावर नहीं होती, बल्कि पब्लिक गुड के लिए वो खड़ा हुआ होता है। तो यूएस अभी भी है या नहीं है, जो कहेंगे कि नहीं है वो इस चीज़ की तरफ पॉइंट करेंगे कि कैसे यूएस पावर डिक्लाइन हुई है। ठीक है, रिलेटिव टर्म्स में सिर्फ यूएस की पावर डिक्लाइन नहीं हुई, बल्कि बाकी कई कंट्रीज ज़्यादा पावरफुल हुई हैं। ठीक है, जैसे चाइना ज़्यादा पावरफुल हुआ है, जैसे यूरोप ज़्यादा पावरफुल हुआ है। ठीक, तो यूएस के कंपैरिजन में बाकी कंट्रीज जो है वो पावरफुल हो रही है। एक ही आर्गूमेंट है। ठीक है, दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जितना यूएस पावरफुल 1970s तक था, अब उतना पावरफुल नहीं है इकोनॉमिक टर्म्स में। ठीक है, तीसरा आर्गूमेंट ये है रिलेटेड के जो भी हमने डिस्कस किया ट्रंप ईरा का, कि कैसे अब यूएस लीडरशिप भी जो है वो विलिंग नहीं है कि वो एज्यूम करे लीडरशिप। बल्कि आपकी बुक में बड़ा एक होगा इंटरेस्टिंग सा वो वॉक, अगर आप उसे देखें, लीडरशिप इन वर्ल्ड इकॉनमी 7.4 पे, वॉक 7.4 जो है आपका। तो यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस हो रही है लीडरशिप की, ये 2004 का पैसेज है। 2004 में अभी ट्रंप नहीं आया था, ये उस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि कैसे जो यूएस की पॉलिसीज़ हैं, ट्रेड की पॉलिसीज़ हैं, वो कैसे फ्री ट्रेड के आर्गूमेंट को निगेट कर रही हैं। एक ट्रू लीडरशिप पोजीशन पे यूएस नहीं खड़ा। तो इसको एक दफ़ा एक्सप्लोर कीजिएगा, देखिएगा। जो ये कहते हैं कि अभी भी यूएस जो है वो हेजमॉन है, वो अभी भी आपको पॉइंट करते हैं। अगर आप देखेंगे टेबल 7.2, ये 184 पे है, उससे लास्ट पेज पे है। तो आपको रिसोर्सेज नज़र आएंगे कि कंट्रीज़ के जो मेन कंट्रीज़ हैं, जो ग्रेट पावर्स हैं, उनके कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें अभी भी कंपैरेटिवली यूएस जो है वो स्ट्रांग पोजीशन पे है। ठीक है, और एक ट्रंप वाली एपिसोड छोड़ के बाकी किसी लीडरशिप ने आज तक इस लीडरशिप से, इकोनॉमिक लीडरशिप से, हेजमोनिक लीडरशिप से विड्रा करने की बात नहीं की। ठीक है, ट्रंप एक एक्सेप्शन है। जो मार्क्सिस्ट हैं, दो हमने व्यूज देखे ना, मर्केंटलिस्ट देखे कि वो कैसे इस हेजमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी को देखते हैं। हमने लिबरल्स देखे कि वो कैसे इसको देखते हैं। दो व्यूज हमने देखे लिबरल्स के। जो मार्क्सिस्ट हैं
वो भी कहते हैं कि हेजमोनिक स्टेबिलिटी या हेजमॉन जो है वो है, एग्जिस्ट कर रहा है, और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल इकॉनमी है, वर्ल्ड इकॉनमी है, वो फंक्शन कर रही है। लेकिन वो जिस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक कंसेप्ट है। वो कहते हैं कि हेजमॉन बनने के लिए या पावरफुल बनने के लिए आपको सिर्फ मटेरियल पावर की ज़रूरत नहीं होती। जो आपका ये बॉक्स है ना 7.2, इसमें जो फर्स्ट आपको 3-4 नज़र आ रही हैं वो टेंजिबल बेसिक रिसोर्सेज नज़र आ रहे हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, ठीक है। तो सिर्फ इसकी ज़रूरत नहीं होती, यानी सिर्फ ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने से, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होने से, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होने से कोई लीडर नहीं बन जाता, हेजमॉन नहीं बन जाता, ठीक है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मार्क्सिस्ट पॉइंट आउट करते हैं, बल्कि नियो मार्क्सिस्ट पॉइंट आउट करते हैं, जिसमें रॉबर्ट कॉक्स और आपको एंटोनियो ग्रामशी, ये दो नाम आपको नजर आएंगे। ग्रामशी, एंटोनियो ग्रामशी। इसका एक कंसेप्ट था इसी का, हेजेमनी का, कल्चरल हेजेमनी का, इडियोलॉजिकल हेजेमनी का। वो कंसेप्ट आपको ये बताता है कि हेजेमनी इस्टेब्लिश करने के लिए आपकी सॉफ्ट पावर भी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। आपकी कल्चरल पावर भी बहुत ज़रूरी होती है, या दूसरे अल्फाज में जो चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि हेजेमनी उस वक्त इस्टेब्लिश होती है जिस वक्त फॉल्स कॉन्शियसनेस सब लोगों में फैल जाती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था, जिस वक्त हम सुपर स्ट्रक्चर और बेस देख रहे थे, हमने कहा था कि जो लोग सुपर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं वो इस सुपर स्ट्रक्चर पे इसलिए बिलीव करते हैं, इन चीज़ों पे इसलिए बिलीव करते हैं कि उनकी ब्रेन वॉशिंग ही ऐसी हुई हुई होती है, उनको वही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। वो वही चीज़ें एडमायर करते हैं, उन्हीं चीज़ों में उनकी सोशलाइजेशन हुई हुई होती है, जिनको ये कहते हैं कि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जो आपको लग रहा है कि आप जिन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस हो वो फॉल्स है, ठीक है। तो ये फॉल्स कॉन्शियसनेस जिस वक्त इस्टेब्लिश हो जाती है तो उस वक्त आप हेजमॉन के कल्चर को भी एडमायर करना शुरू कर देते हो, उसके इंस्टीट्यूशंस को भी एडमायर करना शुरू कर देते हो, उसकी वैल्यूज़ को भी एडमायर करना शुरू कर देते हो, उसकी चीज़ें आपको अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। तो आपको फोर्सफुली किसी हार्ड पावर की ज़रूरत नहीं होती कि कोई मिलिट्री आएगी उससे आप डर के किसी चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। बेशुमार चीज़ें आप सिर्फ इडियोलॉजिकल हेजेमनी से, कल्चरल हेजेमनी से जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हो, जो इसको दूसरे बार डोमिनेंस कहते हैं। यानी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं वेस्ट की, आपको शायद एग्जांपल्स मिल जाएंगी जो आपको अच्छी लगती हैं, वो किसी ने आके आपको ज़बरदस्ती मनवाई नहीं है, ये नहीं कहा कि आके ये मानो नहीं तो मैं आर्मी ले आऊँगा। तो कल्चर इस चीज़ का नाम है, कल्चरल हेजेमनी इस चीज़ का नाम है। तो मार्क्सिस्ट जो है, स्पेशली ग्रामशी जो है, वो इस चीज़ पे पॉइंट आउट करता है कि ये जो स्ट्रक्चर खड़ा है सारा हेजेमनी का, जिसके पीछे यूएस खड़ा है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ हार्ड पावर पे बेस नहीं करता, इसके पीछे कल्चरल हेजेमनी है, ठीक है। इसी चीज़ को लिबरल्स कहते हैं सॉफ्ट पावर। आपकी मिलिट्री, आपकी इकोनॉमिक्स, ये हार्ड पावर है, ठीक है। आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज़, आप किन चीज़ों पे बिलीव करते हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका फैशन क्या है, आपकी मूवीज़ क्या हैं, वो क्या डिपिक्ट करती हैं, ये सब सॉफ्ट पावर है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो उनके नज़दीक लोग अट्रैक्ट होते हैं। और मार्क्सिस्ट कहते हैं कि लोग इसलिए नहीं अट्रैक्ट होते कि ये चीज़ें अच्छी हैं, लोग इसलिए अट्रैक्ट होते हैं कि लोग जो है वो उनमें फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो अभी तक समझ ही नहीं सके। तो अगर हम
कोई इसमें से कोई कंक्लूजन्स ड्रा करें, लेसन्स ड्रा करें अभी तक की जो हमारी डिस्कशन है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का आपस में एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर हम सामने रखें हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी को। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आएगी या समझ में आएगी वो ये है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में से जैसे मर्केंटलिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स सुपीरियर है, तो पॉलिटिक्स सुपीरियर नहीं है इस सेंस में। ठीक, आपको एक बॉक्स नज़र आएगा 7.5, वो एक रिलेशनशिप आपको बता रहा है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है, कि पॉलिटिकल पावर रेगुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और इकोनॉमिक एक्टिविटी इफेक्ट करती है पॉलिटिक्स को। ठीक है, दोनों का एक डायलेक्टिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, एक दूसरे को डिटरमिन नहीं कर रहा जैसे मार्क्सिस्ट कहते हैं। और दूसरा ये कि अगर हेजेमोनिक डिक्लाइन हो जाए तो क्या होगा, या क्या वाकई हेजेमोनिक डिक्लाइन हो रहा है। तो डिबेट तो बहुत हो रही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आपको ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि इंटरनेशनल ट्रेड का, इंटरनेशनल फाइनेंस का, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, और शायद लिबरल इंस्टीट्यूशनिस्ट जो है वो ठीक भी हों कि इवन ये हेजमान इसको कोई और अगर रिप्लेस कर भी दे तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है ये कायम रहेंगे, ये इंटरनेशनल इकॉनमी जो है ये कायम रहेगी, गिवन कि वो हेजमान जो है जो इसको रिप्लेस करे वो लिबरल हेजमान हो। ठीक है, अगर इलिबरल या किसी और हेजमान ने इसको रिप्लेस किया तो फिर इसकी गारंटी नहीं है कि ये इंस्टीट्यूशंस कायम रहेंगे या नहीं रहेंगे। और तीसरा ये कि हेजमान जो है वो कोई एल्ट्रुइस्टिक पब्लिक गुड की एक्टिविटी है या इवल है, तो आपको इसमें दोनों चीज़ें नज़र आएंगी कि ये पब्लिक गुड भी प्रमोट करता है, आपको अपॉर्चुनिटी देता है, आओ WTO के मेंबर बनो, आओ ट्रेड करो इंटरनेशनल लेवल पे, अपनी गुड्स जो आपके पास हमें दो, हमसे एक्सचेंज करो, गुड्स लो, और ये किसी हद तक अपने बेनिफिट्स को भी इंश्योर करता है। ठीक, जो सबसे पहले मैंने आपको लीडरशिप वाला एक बॉक्स दिया था पढ़ने के लिए 7.4 आई थिंक, उसमें इसी व्यू की तरफ इशारा था कि जहाँ पे एक तरफ हेजमान दुनिया में फ्री ट्रेड प्रमोट करना चाहता है। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो फ्रीली दूसरे के साथ एक्सचेंज करो, दूसरा जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके साथ एक्सचेंज करे, और इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, लेकिन जो यूएस है और जो बाकी कंट्रीज़ हैं, यूएस पे स्पेशली ये सबसे बड़ा एक ब्लेम है कि वो जो अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत सब्सिडाइज करता है, स्पेशली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को। ठीक, तो एक मुल्क जो अपने मुल्क की एग्जांपल ले लें कि उसके पास इतने पोटैटोज़ होते हैं देने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन जिस वक्त उसी मार्केट में यूएस के पोटैटोज़ आते हैं तो वो बहुत सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि उनके ऊपर फार्मर्स के कम पैसे लगे होते हैं, क्योंकि उन फार्मर्स को यूएस गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी होती है, वाटर पे भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी, फर्टिलाइज़र पे भी। ठीक है, तो वो इस सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें उठाते हैं, फार्मिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जिस वक्त मार्केट में लाते हैं तो उनकी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है। कोई मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर रहा है ये सब्सिडी, वो जब चीज़ें मार्केट में लाएगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो ये टेक्निकली फ्री ट्रेड नहीं है। ठीक है, कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, सब्सिडाइज कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट आपको नज़र आएंगे इसमें। फिर आप अगर बॉक्स 7.6 देखें तो
इन तीनों के आपको कुछ ट्रू और फॉल्स क्लेम नजर आएंगे। ठीक है, ये तीनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं, मर्केंटलिस्ट, लिबरल और मार्क्सिस्ट, तीनों पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को लेके, रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें हमें बताते हैं, और उन बातों में कुछ कुछ मेरिट भी है और कुछ बातें जो हैं उनमें मेरिट नहीं भी है, यानी वो फॉल्स क्लेम्स है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पॉलिटिक्स जो है ये रेगुलेट करती है इकोनॉमिक्स को। ठीक है, पॉलिटिक्स इस हद तक मैटर करती है कि वो रेगुलेट करती है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करती। ना इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉलिटिक्स को डिटरमिन करती है, जैसा मार्क्सिस्ट का क्लेम है।